अनुच्छेद 370 को हटाना पीएम मोदी का बहुप्रतीक्षित मिशन कहा जा सकता है। इस मिशन के सफल होने के बाद मोदी सरकार जम्मू और कश्मीर में अमन लौटाने की बात कर रहे हैं, तो जम्मू और कश्मीर की बहु बेटियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के नेता कश्मीरी बेटियों को लेकर विवाद बयान दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कुछ ऐसा ही विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब हरियाणा के लोग भी जम्मू कश्मीर से बहू ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री ओपी धनखड़ कहते हैं कि वह बिहार से बहू लाएंगे। आजकल लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का रास्ता साफ हो गया है, अब हम कश्मीर से लड़कियां लाएंगे। आने वाले समय में ये संकट खड़ा हो सकता है, लड़कियां कम हो लड़के ज्यादा हो जाए, तो हमारे धनखड़ जी ने कहा कि बिहार से लानी पड़ेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं तो कश्मीर को भी आवाज से जाएंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने गोरी कश्मीरी लड़कियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हैं उन्हें खुशी मनानी चाहिए, अब वे कश्मीर से गोरी लड़की से शादी कर सकते हैं। विधायक का ये बयान काफी वायरल हुआ था, जिसका बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने बीजेपी विधायक की इस बात पर करारा जवाब दिया। पहला वहां देखो कितना महिलाओं पर कितना अत्याचार था। वहां की लड़की यदि किसी उत्तर प्रदेश के छोरे से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता खत्म। बाहर की नागरिकता अलग, कश्मीर की अलग, यानी एक देश दो विधान कैसे होना चाहिए। और जो मुस्लिम कार्यकर्ता है अगर एक दो यहाँ बैठे हो रहे खुशी मनानी चाहिए, शादी वहां करो ना कश्मीरी गोरी लड़की से। एक और भाजपा अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जश्न की तैयारी कर रही है, वहीं भाजपा नेताओं के बयानों की निंदा हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी खट्टर के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम खट्टर का कश्मीरी महिलाओं पर बयान दिखाता है कि आरएसएस की सालों की ट्रेनिंग से शख्स अनुरक्षा, निराशा और कमजोर मानसिकता का है। महिलाएं संपत्ति की तरह नहीं है जिनके मालिक पुरुष है। पीएम मोदी ने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यहाँ की जनता को भरोसा दिलाया है कि उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी वर्ग विशेष का विश्वास जीतने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बेटियों की शिक्षा, उनके अधिकारी और सुरक्षा का भी वादा किया है। ऐसे में भाजपा नेताओं के बिगड़ते बोल मोदी मिशन के जश्न में विघ्न डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कुछ बोल बिगड़ भी गए हैं। बात हरियाणा के मुख्यमंत्री ओपी माफ करेगा खट्टर साहब की। खट्टर साहब का कहना है कि अब बहू बिहार के साथ कश्मीर से भी आएंगे, और इससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश के भी एक एमएलए साहब ये कह चुके हैं कि अब तो गोरी कश्मीरी लड़कियों से पार्टी के कार्यकर्ता भी शादी कर सकेंगे। आपने जन टीवी की स्क्रीन पे दोनों नेताओं को सुना, तो चलिए इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताओं को नसीहत दे चुके हैं। 2 दिन के जब अभी सांसदों का प्रशिक्षण शिविर रहा, उसमें भी कहा कि बेवजह बेतुके बयानों से बचिए। और न केवल ये पहला बयान है हरियाणा के नेताओं, इससे पहले ओपी धनखड़ 2014 में कह चुके हैं कि हमारे लिंगानुपात अगर कम है तो बहू बिहार से लाएंगे। और कुछ दिन पहले ही खट्टर साहब ये भी कह चुके हैं कि 80 से 90% रेप केस एफआईआर के बाद में वो सहमति से होती है, बात बिगड़ जाती है तो दर्ज करा दी जाती है। तो चलो इसी को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। हमारे साथ इस वक्त भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा साहब हैं, उपेंद्र राजपुरोहित जी समीक्षक के रूप में हमारे साथ में हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी, दादी, सभी का स्वागत है। मैं चलिए श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। खट्टर साहब के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें इसको दायित्व दिया। अगर कोई सहमति, अब कश्मीर की लड़की की सहमति बनेगी कैसे? वहाँ आपस में कोई पड़ता, लेकिन ये कह देना कि हम बिहार की लाते थे, कश्मीर की लाते, ये किसी भी कीमत की, क्योंकि अभी तक तो हम 370 करके उसकी स्थिति सामान्य भी नहीं कर सकते। और सामान्य नहीं करने के बाद कि हम ऐसी बयानबाजी करें, ये कभी, क्योंकि ये दुल्हन लाने की बात कोई व्यक्तिगत तौर पे नहीं की जा सकती। अब मुख्यमंत्री के कहने से कोई दुल्हन आ जाएगी ये संभव भी नहीं है। हर किसी और मजाक का पात्र अगर मुख्यमंत्री जैसा पद का, ये किसी भी कीमत की
तो ये सारी बातें मुख्यमंत्री स्तर पर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि आप अपनी बयानबाजी को सीमित रखिएगा। देखिएगा कि आज की स्थिति एलओसी की अच्छी नहीं है। करीब 150 आतंकवादी हमारे यहाँ आने के लिए तैयारी में है और साफ बात देखिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी घटना घटी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें करना, डोभाल का वहाँ के डीजीपी से और सारे बातों को लेकर समीक्षा हो रही है कि सरकार की जो बातें दिखने को दिख रही है, पीओके में जो कुछ घटना नजदीक जो दिखने में आ रही है, वहाँ के जो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि 10 आतंकी घटनाएं, वहाँ पर 10 कैंप हैं और इसमें करीब 150 आतंकवादी तैयार हैं भारत में दखल होने के लिए। और वो ये भी कहा जा सकता है कि उसमें 5-6 नाम भी देखे, कोटली है, रावलकोट है, बादा है और मुजफ्फराबाद है। इससे करीब 10 से ज्यादा आतंकी शिविर वहां पर सक्रिय है। ऐसा लगता है कि अगर हमने वहां पर अगर पीओके नहीं बढ़ती, पीओके कह रहा हूँ, और राजस्थान और पंजाब को भी अलर्ट किया है कि बॉर्डर्स में घुसपैठ कर सकते हैं। हमको बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी, क्योंकि ईद है आपके सामने, उसके बाद 15 अगस्त की है और आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं आ पाए कि हम वहां की स्थिति को सामान्य कर पाए हैं। जी चलो, मैं आऊंगा आपके पास में, वीरेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री के बयान और उनकी नसीहत के बावजूद भी ये एक बड़ा बयान जो जिस तरह से अभी चर्चाओं में है खट्टर साहब का, ये सामने आया है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ओपी धनखड़ 2014 में जब बिहार की दुल्हन की बात कर रहे थे, अब तो हम कश्मीर से लाएंगे। जी देखिए, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो वही स्पष्ट करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कश्मीर देश का मस्तक है और उस मस्तक को ऊंचा रखने का दायित्व सरकार का भी है और आम नागरिक के रूप में हमारा भी है, तो मैं समझता हूं कि वह मस्तक सदैव ऊंचा रहे, तो इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जी उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। बयान निश्चित रूप से कोई व्यक्तिगत दे सकता है, किसी के मुंह में शब्द नहीं ठूसे जाते हैं। अगला शब्द मैं क्या बोलूंगा आप नहीं जजमेंट कर सकते, आप क्या बोलेंगे मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या वास्तव में व्यक्ति कोई भी एक बोलता है, चाहे किसी भी पद पे बैठा हो, खासकर जो विवादित बात हो, तो पार्टी का ताल्लुक उससे क्या रहेगा? देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात को मानता हूं कि जो व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठे हैं या किसी जिम्मेवार पद पर बैठे हैं, उन्हें हर वाक्य सोच समझ के बोलना चाहिए। एक साधारण कार्यकर्ता यदि ऐसी बातें बोले तो मानस की सोच ऐसी है, लेकिन ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी बातें कहेगा तो लगेगा कि इनके मन में कहीं कहीं खटास है या इनकी सोच अच्छी नहीं है। यानी अभी हम ऐसी बातें कह के जले पे नमक छिड़कने वाली बातें कर रहे हैं। सोच समझ के बोलना होगा। मुझे उम्मीद है कि अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, कई लोगों पे उन्होंने पहले कार्रवाई की भी है और अब बड़े लोगों पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो छोटे लोगों को अंजाम देने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा कि बहू को सुधारने के लिए बेटी को डांटना पड़ता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अब इनको कोई न कोई एक्शन लेना पड़ेगा और मोदी जी को, अमित शाह जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये साफ संदेश देना होगा कि जो भी गलत बयानबाजी देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप इस समय आवश्यकता ये जमीन लेने की या बहू लाने की नहीं है, सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि तिरंगे में लिपट के अब हमारा कोई जवान वहां से नहीं आए, इस बात की सोच होनी चाहिए। जमीन ले लेंगे, बहू ले आएंगे, ये ओछी मानसिकता की बात है। इन बातों से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि ये हल्केपन की बात है और इसमें सुधारे जाने की आवश्यकता है। पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए और बड़े नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हम जो बात कहते हैं वो एक संदेश के रूप में होती है। हम ऐसा संदेश नहीं दें जिससे कि जनता में गलत मैसेज जाए। लोगों में ये नहीं होना चाहिए कि 370 हटते इनके मन में क्या भावना आ गई। 370 हटने के बाद इनके मन में संदेश जाना चाहिए कि अब हम एक देश के वासी हैं। पहले हम एक सौतेले भाई के रूप में माने जाते थे, आज हम इनके खास भाई बन गए। एक संदेश दे। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई जला हुआ होता है उसके मरहम लगाने की आवश्यकता है। हमें अच्छे बोलने की आवश्यकता है। बिगड़े बोल से माहौल नहीं बिगाड़े, ये सब लोगों से अपील होनी चाहिए। जी राजपुरोहित जी, देखिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, और जो हर्डल्स थी उसे दूर कर दी गई हैं। सामान्य स्थिति होने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि सरकार की जो रणनीतिक सूझबूझ है, जिस तरह से दिख रहा है कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहां पे, अजीत डोभाल खुद वहां पे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग देख रहे हैं,
देखिए, हम एक दिन पहले भी इस बात को लेकर चर्चा कर चुके हैं कि वहां आक्रोश नहीं, आक्रोश तो ये होता है कि किसी प्रणाली के खिलाफ आप आक्रोशित हो रहे हैं, लेकिन वहां साजिश का गुबार था। एक तरह से साजिश कहूंगा मैं इसको, कि जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी, और कुछ लोग अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाते थे, कभी नहीं हो पाते, कई बार कुचल दिए जाते थे। खैर, लेकिन यहां एक तरफी बात खट्टर साहब तो कर रहे हैं, कोई ये भी तो कह सकता है कि भारत का अभिन्न अंग है, और ये प्यार की पींगे कहां कब किसके साथ बच जाए, कोई कश्मीरी हरियाणा से तो लेके जा सकता है। बिल्कुल योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जो जबान फिसलन वाले जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो यूपी से एक एमएलए थे सैनी जी, उन्होंने दिए हैं, या एमएलए खट्टर साहब ने जो बयान दिया है, जहां तक मेरा मानना है उनकी भावना को मैं समझूं, लेकिन खट्टर साहब के पहले भी विवादित बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं इसको बदजुबानी कहूंगा। लेकिन यहां जिस भावना से यह बयान दिया गया उसमें शब्दों का कुछ और होना चाहिए था। उनको यह कहना चाहिए था कि अब कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है, भारत के सारे कानून वहां लागू हो गए हैं, अब कश्मीर हमारे साथ सामाजिक और पारिवारिक रूप से जुड़ गया है। वो खाली कोई हरियाणा के लड़के से शादी नहीं करी, वो हिंदुस्तान में किसी भी लड़के से कश्मीर की लड़की शादी कर सकती है। अब से भी पहले कश्मीर की कई बच्चियां हैं जिन्होंने कहीं मैरिज की होगी। हाँ। कुछ बच्चियां कश्मीर के बाहर के कश्मीर से मैरिज की होंगी, तो इसमें अलग क्या होगा? जम्मू कश्मीर का फरहान अख्तर जो पिछला आईएएस टॉपर था, वो राजस्थान के अंदर टीना डाबी से शादी की है उसने। हाँ। तो ये भविष्य की बात है। तो यहाँ पर बयान ये देना चाहिए था उनको कि अब कश्मीर के लोगों का भारत के अन्य लोगों के साथ पारिवारिक और सामाजिक संबंध स्थापित होने का रास्ता खुला है। तो मैं यहाँ खट्टर साहब की मैच्योरिटी मानता, लेकिन उन्होंने शायद इसको अपन बदजुबानी कहे या चंचलता कहे, एक इतने बड़े आदमी से बदजुबानी की हमें अपेक्षा नहीं रहती है, चंचलता की अपेक्षा नहीं रहती है। तो ये बचकाना बयान है, उनको इस प्रकार से बयान देने से बचना चाहिए। चलिए, मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। देखिए, कई बार क्या होता है कि कार्यकर्ताओं के बीच जब नेता बैठते हैं, वे एक नर्व्स टटोलने की कोशिश करते हैं। कई बार कार्यकर्ता, ये कहूंगा कि मस्करी टाइप की जो बातें होती हैं सुनना पसंद करते हैं, नेता भी उसी भाव में बहना शुरू हो जाते हैं। कई बार मंच से भी कई लोगों को इसी तरह की बातें सुनी है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, आप दोनों को ज्यादा ध्यान होगा, भैरव सिंह शेखावत अक्सर कहा करते थे कि हम कई बार कहते हैं कि यहां पे आप चिमनी लगा दीजिए बॉर्डर के ऊपर, और उस चिमनी से आप फिर बेनजीर भुट्टो को भी देख सकते हैं। अपने बयानों में कहा करते थे, लेकिन वो एक बयान व्यंग टाइप के वैसे होते थे। उसका अर्थ ये नहीं होता है कि वर्तमान में कोई सुलगता हुआ अगर कोई अंगारा, उस पर आप पांव रखने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या वास्तव में इंडिविजुअल बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए? लेकिन मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के जिम्मेदार वर्कर हैं, एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, तो व्यक्तिगत कैसे कहा जा सकता है? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप, क्योंकि हरियाणा में हाल में चुनाव भी होने, ऐसी स्थिति में आप क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ जब लेते हैं तो साफ कहते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें निहित होती है कि आप संविधान की शपथ लेने के बाद आप जिस प्रकार के बड़बोलापन में कुछ भावनाओं बह करके आपकी जवान फिसल जाती है, तो ये जवान फिसली भी का कोई अलग तरह से ले कोई, और उसका नुकसान पार्टी को और व्यक्ति विशेष खुद को भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप केवल जम्मू कश्मीर से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है बार बार? आप बाकी पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिएगा कि हरियाणा का लड़का पूरे हिंदुस्तान की लड़की से शादी कर सकता है, आखिर जम्मू कश्मीर की शादी करने से हरियाणा का क्या अस्तित्व बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? इसलिए खट्टर साहब को इस विकट परिस्थितियों में, जब हमारा देश जम्मू कश्मीर को अपनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी स्थिति में कभी भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि ऐसी बदजुबानी मत कीजिएगा जिससे कि माहौल बनता बिगड़ नहीं जाए। मैं फिर देखिएगा, जो आपको आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहा था कि हम पीओके की स्थिति अच्छी नहीं है, और जब पीओके की स्थिति अच्छी नहीं है तो हम सबसे पहले तो वहां की स्थिति को संभालें, और अगर नहीं संभाल पाएंगे तो देखिएगा कि आने वाले टाइम में ईद और जो हम आजादी का जश्न बनाएंगे 15 अगस्त को, उसमें कोई खलल पैदा नहीं हो जाए। और निश्चित रूप से पड़ोसी देश पाकिस्तान तो चाहेगा कि स्थिति बिगड़े, और बिगड़े इसलिए कि आप कह रहे हो कि हमने अपने देश का संविधान अब जम्मू कश्मीर पर लागू कर लिया, जैसे पहले हम पूरी तौर पर लागू नहीं होते थे। वहां पर हम 106 जो संविधान में संशोधन हुए उनको जम्मू कश्मीर पर अब तक लागू नहीं कर पाए।
उसमें बाल विवाह भी है साथ में और प्रॉपर्टी का कानून भी है। बहुत सारे कानून हमने पूरे देश में इस बदलाव किया, पंचायती राज में आरक्षण की और सारी व्यवस्था है, SC वाला सारा चीजें, लेकिन हम जम्मू कश्मीर को सब कुछ नहीं दे पाए। आज नहीं दिया तो सही, वहाँ नहीं हुआ। हाँ, वहाँ की जो सोच रही वहाँ के पॉलिटिशियंस की, उन्होंने दोहरा व्यवहार रखा, उन्होंने माना ही नहीं। हाँ। 106 जो संशोधन हुए बाकी देश में पूरी जगह लागू हुए, जम्मू कश्मीर ने उसको अपनाया नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि अब क्योंकि हम संविधान को जिस प्रकार से सब जगह लागू करते हैं, जम्मू कश्मीर भी उसको अनुसरण करेगा, क्योंकि अब बदलाव हो गया है। ऐसी स्थिति में वहां पर का नागरिक हम कैसे तरीके से वहां के लोगों को अपनापन कैसे दें और वहां का माहौल कैसे सुधरे, इसके लिए हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। इसमें तो बड़े नेताओं का दायित्व तो बड़ा बनता है, उनको बड़बोल और गलत विचार देकर के एक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास। देखिए, हरियाणा बहुत दूर नहीं है जम्मू कश्मीर से, क्योंकि वहां की सीमा अपने चंडीगढ़ और जिस प्रकार का थोड़ा बहुत माहौल वहां का आने का प्रयास होता है, तो लेकिन हम चाहते हैं कि आप माहौल क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? आखिर आपके सरकार ने संसद में जो कुछ अमित शाह जी ने कहा है कि हमने वहां के लोगों को भारत का संविधान और वहां के जो सब सुविधाएं सबको मिल रही है, वहां के युवाओं को, वहां के किसानों को, वहां के नागरिकों को और कर्मचारियों को सब कुछ देने का प्रयास होगा और बदलाव पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। देखिए, मैं फिर आज देख रहा था जैश, लश्कर, तालिबान जो है वहाँ कोटली के नजदीक, आप देखिएगा जो आपका यहाँ भी मसूद का जो बड़ा भाई है वो भी वहाँ देखने को मिला है। तो हमको लग रहा है कि चिंता का विषय देश के सामने है कि ऐसा ना हो कि हमने 370 हटा दिया और क्योंकि पाकिस्तान के मोदी जी की चिंता है कि सामान्य हालात बने कश्मीर में, और खट्टर साहब के सामने है कि सामान्य तरीके से मैरिज हो। नहीं, दोनों बातें वो तो मजाकिला स्टाइल में कह करके माहौल को। मेरा सवाल वही था कि कई बार नेताओं के सामने स्थिति ये होती है, उस भाव जिस तरह के होते हैं, वहां सभा है, कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हुए हैं, बैठक है, तो वहां ये भूल बैठते हैं कि हम किस पद पे बैठे हैं और कहां किस मंच पे बैठे हैं। कई बार होता है, केवल खट्टर नहीं है अकेले, इसके लिए बहुत सारे लोग होते हैं, कई नेता होते हैं जो इस तरह के बयान दे चुके होते हैं। तो उमेंद्र जी, क्या ये माना जा सकता है कि वो भीड़ वहां के हाव भाव हाल चाल देख करके और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं? देखिए योगेंद्र जी, इसमें नेताओं को इस बात को समझना होगा कि बर्निंग जो टॉपिक है, हम उनके विषय में बोलने से पहले सोचें। बिल्कुल ना बोलें उस पर। कार्यकर्ताओं की बैठक है, उसमें हम राजनीतिक मामलों में चुटकुलेबाजी लेते हैं और लेते आए और लेना भी चाहिए, वो एक चीज अलग है। लेकिन बर्निंग टॉपिक पे यदि हम कुछ बोलेंगे, उसमें मजाकिया लहजे में बोलेंगे, तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। अब वैसे भी ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको बनाने वाली मशीन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अब संघ के स्वयंसेवकों को यदि बौद्धिक चिंतन नहीं है, उनमें बौद्धिकता का यदि वो बोल नहीं पाते, ये भी सोचने वाली बात है। संघ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने स्वयंसेवकों को बौद्धिक आधार पर उनको मजबूत बनाता है। अब ये खट्टर साहब तो संघ के स्वयंसेवक भी है, यदि वो ऐसी बातें बोलते हैं तो मुझे लगता है कि उनके स्वयंसेवक में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, शिक्षा में कोई कमी रह गई, उसे सुधारे जाने की आवश्यकता है, बौद्धिक चिंतन की आवश्यकता है, इनको अभ्यास वर्गों में जाने की आवश्यकता है, और वो पार्टी नेतृत्व सोचे। लेकिन आम कार्यकर्ता ऐसे शब्द भविष्य में नहीं बोले, इसलिए पार्टी को, सभी पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऐसे शब्द कह दो कांग्रेस या वामपंथी या बसपा भी बोलते हैं, इन सबको ये बताने की आवश्यकता है कि हम सोच समझ के बोले, तोल के बोले, मोल के बोले, सोच समझ के बोले। ऐसे शब्द नहीं बोले कि जिससे किसी की भावनाएं आहत हो और बना हुआ मामला बिगड़े। इस समय हमें आवश्यकता है कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेने की, उनके प्रति हमें विश्वास जताने की। हमें हर बात सोच समझ के बोलनी होगी, क्योंकि यदि हम ऐसे हल्के शब्द बोलेंगे तो बात क्या है कि उनकी घाव को, जो भी है घाव है या उसमें मरहम लगाने की कोशिश नहीं करें। लेकिन इस समय आवश्यकता है सोच समझ के बोलने की, और ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सभी दलों के नेताओं को इस बात की आवश्यकता है। कई दफा कांग्रेस के नेता भी बड़बोले बोल जाते हैं, हर लोगों ने बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है, सभी पार्टियों में लोगों ने तो पीएम तक को अपशब्द कहे हैं, उनकी मां तक पे आरोप लगा दिए। क्या घटिया राजनीति की बातें हैं सब। यानी हमें देखना चाहिए कि पद की गरिमा को समझ के बात करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम किस व्यक्ति के लिए क्या बात बोलते हैं। अरे आप देश की सर्वोच्च पंचायत के व्यक्ति हो, सांसद हो, विधायक हो, पालिका के सदस्य हो, सोच समझ के नहीं बोलेंगे तो एक गलत संदेश जाएगा।
हाँ, यदि कोई गांव की पंचायत है, ऐसे लोग बैठे हैं आपस में बातचीत की, तो उनकी बात को इतना महत्व नहीं मिलेगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री, एक पार्टी का पदाधिकारी यदि कोई बात बोलेगा तो उसका संदेश सब में जाएगा। उनको देख के आम कार्यकर्ता भी सोचेगा, जब मुख्यमंत्री ऐसा बोल सकता है तो मैं इससे भी ज्यादा भड़की क्यों नहीं बोल सकता। और सबसे बड़ी बात तो योगेंद्र जी, आजकल टीआरपी की हो गई। देखते हैं कि अच्छे शब्दों से क्या कि समाचार भी नहीं छपते, अच्छे शब्दों से चर्चा में भी नहीं आता। इसलिए कभी कभी क्या है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना नाम को जगाने के लिए ये जानबूझ की भी, शायद मैं मानता हूं, शायद जानबूझ की भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेता हूं। क्योंकि छपास पीड़ित जो है, छपास एक ऐसी बीमारी है जिसको कौन नहीं चाहता जाने के लिए। मीडिया ट्रायल हर कोई चाहता है, इसलिए चाहते हैं कि अगले दिन हम चर्चा में। मैं वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, जिस तरह से अभी सवाल उठाया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्कर हैं और वर्कर भी एक अच्छे वर्कर, शायद प्रचारक भी रहे हैं वो। राहुल गांधी ने भी यही सवाल खड़ा किया है ट्विटर के जरिए कि उनकी शिक्षा दीक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बताई जा रही है, लेकिन इस तरह की मानसिकता ये प्रगलिक्षित करती है कि उनके संस्कार कैसे रहे होंगे। जी, संस्कारों के बारे में खट्टर साहब ने ट्वीट करके उनको जवाब भी दे दिया है और खट्टर साहब ने स्पष्ट भी किया है कि कश्मीर की बेटियां पूरे राष्ट्र की बेटियां हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कहा था, उन्होंने यह भी बताया कि लिंगानुपात के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, लेकिन मैं समझता हूं इस प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए थे जिस भी परिप्रेक्ष्य में हुआ। और उन्होंने स्पष्ट भी किया है अपने शब्दों के माध्यम से भी कि कश्मीर की बेटियां पूरे राष्ट्र की बेटियां। चलिए राजपुरोहित साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम नेताओं के बिगड़े बोल पर। एल खट्टर साहब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके एक बार फिर बोल बिगड़े हैं। चलिए मैं राजपुरोहित साहब के पास में जाना चाहूंगा। राजपुरोहित साहब, जैसे अभी राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए, हालांकि वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि ट्वीट का जवाब वो दे चुके हैं, और उन्होंने लिंगानुपात के स्थिति के बारे में बताया था। लिंगानुपात की स्थिति वहां पे 2010 के आसपास, उसके बाद 14 तक भी यही पोजीशन थी। एक मिशन था वास्तव में हरियाणा के सामने कि 850 1000 लड़कों पर ये लड़कियां थी। बहुत रेशो, बहुत जबरदस्त तरीके से गिरावट थे, आरोप लग रहे थे। और यही बात खट्टर साहब ने भी कही कि यहां हरियाणा पे आरोप लग रहे थे कि सामने लड़कियों को मार दिया जाता है, लेकिन अब 933 है वहां पे लिंगानुपात, बड़ा है काफी। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बात जैसा कि वो कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के, ममता बनर्जी, दोनों ने निशाना साधा है खट्टर पे। और मानसिकता बताइए इससे कि संस्कारों को पता लगता है कि किस तरह के संस्कार हैं। किसी एक नेता के बयान पे पार्टी के संस्कारों पे क्या सवाल खड़ा किया जा सकता है? नहीं, ये खट्टर का बिल्कुल व्यक्तिगत बयान है, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है कि अब हरियाणा के लोग जम्मू कश्मीर से लड़कियां ब्याह कर लाएंगे, तो उसको पार्टी से न जोड़ करके व्यक्तिगत विचार के साथ जोड़ा जाए। लेकिन ये बात भी एक चिंताजनक है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल बिगड़े हैं, जो कई जमाने में कांग्रेस के नेताओं के बिगड़े बोलों का दौर था। तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से पार्टी को भुगतना पड़ेगा यदि इस पर कंट्रोल नहीं किया गया। बात है कि जम्मू कश्मीर में, तो क्या जम्मू कश्मीर के साथ आप पैक्ट कर रहे हो हरियाणा के लड़कों का? पूरा हिंदुस्तान खुला है, आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए ना, आपको मना थोड़ी है। पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश आपके निकटतम है, यूपी आपके निकटतम है, उत्तराखंड आपके निकटतम है, हिमाचल प्रदेश आपके निकटतम है। ये देखिए सामाजिक रिलेशन होते हैं, और अब से पहले भी हो रहे हैं। हरियाणा में खूब राजस्थान की बच्चियां हैं, राजस्थान की बच्चे हरियाणा में, हरियाणा की बच्ची राजस्थान में। इस वक्त उनका जो बयान आया है वो निश्चित रूप से एक दम्भ या मखौल उड़ाने को लेकर के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कश्मीर की इस घटना को एक मखौल के रूप में ले रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। इस वक्त भारत की सरकार जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को लेकर के किस परिस्थिति से गुजर रही है, वो उनकी क्या प्लानिंग है, वो किस प्रकार से इस काम को बहुत ही संजीदगी तरीके से समापन करना चाहती हैं। लेकिन इस प्रकार के बयान यदि कहीं कहीं आते हैं तो कहीं कहीं कंट्रोवर्सी उत्पन्न होगी। खट्टर साहब ने आशय स्पष्ट कर दिया है कि मेरा आशय यह नहीं था। कश्मीर की देखिए खट्टर साहब ने किया है तो वो, भाई मैं दारू पी के कह दूं कि मैं कल से दारू नहीं पीऊंगा, मैं तो पानी के भरोसे दारू पी लिया, वो एक अलग चीज है। आप कुछ भी बोल रहे हो
उससे इतने बड़े आदमी, आज एक सामान्य आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एक इतना बड़ा सूबे का मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उस पर भूतकाल में रही है संगठन के तौर पर भी, तो उससे ऐसी अपेक्षा शर्मा जी नहीं की जा सकती। एक आम आदमी नहीं है, उनके वक्तव्य को लोग फॉलो करते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, जिसका ठीक है उन्होंने टाइमली खंडन भी कर दिया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। और आपकी पार्टी को निश्चित तौर पर अन्य नेताओं को भी इस बार बाउंड करना होगा कि आप इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से पहले सोचें या ना बोले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं कोई बड़ा विवाद हो गया तो उसका असर जम्मू कश्मीर की वर्तमान की जो घटना है उस पर पड़ेगा और देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भावनाएं भड़कती है इससे। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? पहली मर्तबा इस तरह के बिगड़े बोल, और केवल मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक पार्टी इस तरह की बोल बोल रही हो, हर पार्टी की आप एक लंबी फेहरिस्त है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें एक कालखंड में कोई विवादित बयान नहीं आए हो, कभी किसी मामले को लेकर, कभी किसी मामले को लेकर के किसी के भी विवादित बयान। आखिर ये वजह क्या है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आप आम व्यक्ति अगर कोई बयानबाजी करता है तो उसका असर नहीं पड़ता, लेकिन खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं और खट्टर साहब ने शादी नहीं किया, उनको नहीं पता कि शादी के रिश्ते कैसे होते हैं, क्या बात कहनी चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन खंडन कर दिया उन्होंने अपनी बात का। खंडन तो इसलिए किया है कि जब प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा कि आप कंट्रोल में रहिएगा, बहुत सारी चीजें उनको लगा कि जब राहुल गांधी उनके ट्वीट कर रहा है और उसके बाद ममता बनर्जी ट्वीट कर रही है, तो एक मुद्दा ये उनके हाथ से निकल गया। इसलिए उनको लग रहा है कि आज सार्वजनिक रूप से माफी मांगे हो कि मैंने तो इस दायरे में इस बात में नहीं कहा था। अब वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बेटी, क्या देश के किसी भी हिस्से की बेटी तो बेटी है देश की, अब जम्मू कश्मीर की बेटी को क्यों बेटी मान रहे? बाकी भी तो सब बेटी, आपके हरियाणा की भी बेटी भी पूरे देश की बेटी है। तो इसलिए बेटियां सब समान है। अब वहाँ किसकी शादी कहाँ से होगी, ये रिश्ते तय कोई व्यक्ति विशेष थोड़ा नहीं करता, वो तो आपके ऊपर वाले ने तय करता है। कई बार कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी शादी इस प्रमुख लड़की से हो पाएगी। अब ये एक तरह से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लड़का लड़की कहाँ योग्य मिलता है, किस प्रकार से होती है, ये सब चीजें कहने का अधिकार किसी को नहीं होता। अब आप अपने तरीके से ये कहना चाह रहे थे कि पहले कि वहां की बेटी हम लाएंगे, अब पूरे देश की बेटी लाइए। आपका लड़का योग्य है उस हरियाणा का, अगर दूसरे प्रदेश की बेटी पसंद करती है उसको, तो शादी रिश्ते होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री जी के कहने से रिश्ते नहीं होंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपको निश्चित रूप से जिम्मेदारी पद पर है करके इस तरह के बड़बोलेपन नहीं बोलने चाहिए। अब आगे आप भविष्य में ध्यान रखिएगा और आप सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगिएगा कि मेरा ये मतलब नहीं था। मैं अब आने वाले टाइम में अब नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके यहाँ प्रदेश में चुनाव होना है और ऐसी स्थिति में आप मुख्यमंत्री हैं और पार्टी ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो कि आने वाले टाइम में भी सत्ता में आने की वो लालसा भी रखती है और आना भी चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने समय रहते हुए जिस प्रकार से अपने भाषा का संयमता बरतने सब बातें कही है, उसका प्रभाव मुख्यमंत्री जी के सामने देखने को मिल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा, और क्योंकि वहाँ की बेटी पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, तो आपके यहाँ की भी बेटी भी हिंदुस्तान की बेटी है। बेटी तो सारी ही बेटी है हिंदुस्तान। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देखिए हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बिल्कुल आगाज किया था उसके बाद में नेक्स्ट झुंझुनू राजस्थान में रहा। ये स्थिति में आपको सोचना चाहिए कि हाँ, बेटी कहाँ आप हरियाणा में महत्व पहचाना अब जाने लगा है, क्योंकि उनको पता था कि बेटी जब कम होती थी, इसका मतलब है कि आपके यहाँ अब 933 हो गए, बढ़ा है पहले से। 933 इतना लिंगानुपात में अंतर था, इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनको मजबूरी में बिहार से, गुजरात से या बंगाल से कहीं से लड़कियां खरीद के भी लानी पड़ रही थी। ये एक चिंता का विषय हरियाणा के लिए था। हाँ, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में लेकिन बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी कहूंगा मैं इसे कि काफी इंप्रूव किया है। खैर चलिए, ये एक जो उन्होंने कहा, मैं लेकिन बात के लिए खट्टर पे मैं नहीं रोकना चाहूंगा इसको। मैं वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, मैं एक राजनीतिक सूझबूझ के नाते आपसे जानना चाहता हूं कि कई मर्तबा एक्शन भी ले जाते हैं पार्टियों की ओर से, कहा भी जाता है, सम्मेलन में कहा जाता है, खासकर इलेक्शन के आसपास कहा जाता है कि नहीं बोलें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोलें वो सोच समझ के बोलें। तो कई बार इस तरह की बातें आती हैं, कई बार, लेकिन फिर भी नेताओं के बड़बोलेपन बंद नहीं होते हैं या उससे बाज नहीं आते हैं। वजह क्या है इसकी? देखिए, ये तो किस स्थिति और परिस्थिति में उन्होंने बयान दिया उसके ऊपर केवल मैं मोहनलाल खट्टर साहब की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। खट्टर साहब को आप भूल जाइए,
ये पहला अवसर नहीं है हिंदुस्तान की सियासत में कोई ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से बयान दे। कोई पहली बार की बात नहीं है, कई बार इस तरह की स्थितियां बनती है हर पार्टी में। तो ऐसी वजह क्या है कि या तो बड़े एक जो कार्रवाई की जाती है वो भी एक स्तर तक की जाती है, उसके ऊपर नहीं की जाती है, तो बेखौफ होते हैं कि हम तो खुद ही कार्रवाई करने वाले हैं, हम पे कौन कार्रवाई करेगा, या तो डर नहीं है, या फिर उस नसीहत का असर नहीं हो पाता है। क्या है वजह, क्या है? देखिए, उस समय किस परिस्थिति में उन्होंने वह कहा है और उसके बाद वो स्पष्टीकरण जिस प्रकार से देते हैं, तो पार्टी को कई चीजें देखनी होती है कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, और उसके बाद अगर गंभीर विषय होता तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी होती है। जी हाँ, उमेंद्र जी। देखिए, हम लोगों की भावना रही है, जैसे कि कहा जाता है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव में, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये हम हिंदुस्तानियों का मूल मंत्र है, हमें यही बात कहनी है। मैं तो केवल एक कश्मीरी बच्चियों के परिप्रेक्ष्य में और खट्टर साहब के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अक्सर ये बात सुनने को मिलती है और ये आखिरी बयान नहीं है। अगर इस पर बवाल भी हो गया तो ये आखिरी बयान नहीं है खट्टर साहब का। कई नेता इस तरह के बयान देते हैं। पिछले दिनों आजम खान ने कुछ उटपटांग बयान दे दिया, उससे पहले किसी और नेता ने दे दिया। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या, ये तो कार्रवाई नहीं होती है तो डर नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ बोलपन या ओछे शब्दों का प्रयोग हमेशा ऊपर के लोगों से है। हम ये कहें कि इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई इसलिए इसकी मानसिकता ऐसी है, ये तो गलत है। शादी तो हमारे राहुल भैया की भी नहीं हुई, स्वामी विवेकानंद की भी नहीं हुई थी, मौलाना अब्दुल कलाम साहब की भी नहीं हुई थी। राहुल गांधी गदगद हो जाएंगे आप, बहुत सारी। तो शादी को हम यदि कहें कि व्यक्ति में संस्कारों की बात नहीं है, परिवार को नहीं समझता, ये बात गलत है। लेकिन हम ये मानते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ऐसी बात कहनी चाहिए, जिस पद पे बैठे पद की गरिमा के अनुकूल हमें बात कहनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि मैं यदि जिम्मेवार हूं तो मैं केवल हरियाणा के लिए नहीं, कल को मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाके केंद्रीय मंत्री भी बनूंगा तो मैं अपना दायित्व का निर्वहन राष्ट्रीय लेवल पे करूंगा। इन सब बातों को सोच के हमें अच्छे बोल बोलने चाहिए। और ये आपको मालूम है योगेंद्र जी, आप जानते हैं इस बात को, किन किन प्रकार के शब्दों का, और जहां तक मैं मानता हूं राजनीति में गंदी शब्दों का प्रयोग बसपा से शुरू हुआ। बसपा ने जिस प्रकार से चाहे कांग्रेस के नेताओं के लिए अपशब्द कहे, उन्होंने भाजपा के नेताओं के लिए अपशब्द कहे, यानी गंदे बोलों की शुरुआत मायावती जी से जब शुरू होती है तो जाके उसका अंत कहां होगा इसका तो मुझे पता नहीं है और न कोई कह सकता। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि जबान पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं मानता हूं और सब कार्यकर्ताओं को सोचना होगा कि हम अपने नेताओं से आग्रह करें कि साहब आप सोच समझ के बोले, ताकि देश की जनता में एक अच्छा संदेश जाए। आप एक ऊंचे पद पे बैठे हुए, एक महत्वपूर्ण पद के जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए सोच समझ के बोले। यानी अब देखिए, अब बात आती है कि खट्टर साहब ही ऐसे बोले या कई लोग ऐसे बोल चुके हैं, आगे में मैं मानता हूं कि ये शब्द बंद होने वाले नहीं है। क्योंकि ये देख लिया कि आज जो खट्टर साहब का जो शब्द है कितनी चर्चा का एक विषय बन गया। नहीं चाहते हुए भी वो देश में एक ऐसा केंद्र बन गए कि खट्टर साहब ने ये बोला, ये क्या हुआ, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई, इसका ये हो गया, तो उनकी टीआरपी तो बढ़ी गई ना कैसे जैसे। यानी हर नेता ये चाहेगा कि मैं अपने शब्द बोलूं, वापस ले लूं, लेकिन मुझे जो राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए वो मिल ही गया। भविष्य में इनको अभ्यास वर्गों की आवश्यकता है, इनको समझाइश की आवश्यकता है, इनको ये बताना होगा कि हम सोच समझ के बोले। अभ्यास वर्ग तो पूरा कर चुके हो पहले से ही, हो गए, फिर आवश्यकता है कभी कभी देखो समय के अनुकूल व्यवहारिकता सीखनी। व्यवहारिकता आरएसएस की जरूरत कही, अब तो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश मुख्यमंत्री हैं और संविधान की शपथ ले चुके। अब आरएसएस की बात करना आपके ऊपर उचित भी नहीं उनके नहीं, वो तो सर्वमान्य है। कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा जिम्मेदारी वाला पद को व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, इस भावना को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। खट्टर साहब हो चाहे अन्य नेता हो, उनको सबको समझना पड़ेगा कि मैं पहले व्यक्ति, उसके बाद संगठन, उसके बाद। देखिए, संविधान के दायरे में आ चुके हैं, अब उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो एक प्रशासनिक दृष्टि से बड़े ऊंचे पद पर है। उनके कहने से निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव जाता है, देश में जाता है, प्रदेश में जाता है। इसलिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ भी बोले तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा और उनको देखने को मिल रहा है। इसलिए उन्होंने अपने कई भी बात को वापस बैक लिया और उन्होंने कहा कि भावावेश में आके कोई व्यक्ति शब्द बोल जाता है तो यदि क्षमा याचना कर लेता है तो उन शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है। यदि मैंने आवेश में आके कोई बात कही है और मैंने उसको अपनी गलती को मान के यदि क्षमा याचना कर ली है तो उसके बाद मैं मानता हूँ वो विषय वही समाप्त हो जाता है। नहीं, लेकिन राजनीति में नहीं होता। राजनीति में तो जब तक अपना उल्लू सीधा नहीं हो तब तक नहीं हो सकता। ये कई बार होता है, राजनीति में तो होता ही नहीं। राजनीति में तो लोग जानना चाहते हैं कि कोई बिगड़े बोल बोले ताकि हम उसको एक सियासी मुद्दा बना सकें। एक बार नहीं, 50 बार होता है ये। तो उमेंद्र जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि क्षमा
बहुत बड़ा हथियार है। आप किसी को क्षमा कर देते हैं और जो मांग लेता है उसके लिए भी नहीं, लेकिन राजनीति में मुद्दे खत्म और शांत नहीं होने देते हैं। अगर आज खट्टर साहब माफी मांग लेंगे तो अभी कांग्रेस अपनी उलझन में फंसी हुई है, चौटाला जी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो ये मुद्दा सहज नहीं है आने वाले दिनों के लिए। लेकिन दोनों ही बातें हैं कि इसमें लोग ये भी कहेंगे कि चले खट्टर साहब हरियाणा के लड़कों के बारे में सोच रहे हैं और दूसरे लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो ये चुनावी मुद्दा अवश्य हो सकता है। हाँ, इससे एक छोटे क्षेत्र में आप लाभ ले सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे कितना नुकसान होगा इसकी भी कल्पना करनी चाहिए। आज में मानिए कि सर नुकसान की फिक्र ज्यादा होनी चाहिए, नुकसान की ज्यादा चिंता होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जिम्मेवार इस तरह से हमें बोलना चाहिए। लेकिन हम एक बड़ी पार्टी से जुड़े हुए, यदि मानिए कोई पंजीकृत पार्टी छोटी मोटी पार्टी का व्यक्ति बोले, मुख्यमंत्री या पार्टी जुड़े हुए नहीं है, पार्टी का इश्यू नहीं है, मुख्यमंत्री है। संवैधानिक पद पर। चलिए राजपुरोहित जी आपके पास मैं आना चाहूंगा कि ये बिगड़े बोल, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एमएल खट्टर साहब का ये आखिरी बयान है या पहला बयान है या इसके बाद में हिंदुस्तान के नेता समझ जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं, और खासकर जो पदों पे महत्वपूर्ण पदों पे बैठे होते हैं लोग, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप किस तरह से देखते हैं, वजह क्या रहती है कि या तो उन्हें नसीहत जो दी जाती है वो बेसर होती है कि उस पर असर नहीं होता, या कार्रवाई नहीं होती है, पर्टिकुलर एक सेगमेंट तय कर दिया कि इस स्तर के कार्यकर्ता पे कार्रवाई करनी है, उसके ऊपर नहीं करनी। योगेंद्र जी, एक दौर चला था कांग्रेस के अंदर, नटवर सिंह से लेकर के कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह और फिर खड़गे और पता नहीं क्या क्या 2-4 नाम अपना और दे सकते हैं। वो कांग्रेस के अंदर बड़बोले बोलों का एक दौर था जिसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत चुकी है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और शायद वही दौर आज भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुका है। इसका आगाज खट्टर और सैनी जैसे नेताओं ने कर दिया है और अब ये सिलसिला सत्ता के मद में मुझे लगता है कि बढ़ेगा और इसका खामियाजा भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब आदमी सत्ता और पावर में होता है तो वो अपनी शालीनता को भूल जाता है। ये एक प्रकृति का एक संतुलन है जिसका असर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर हमें देखने को मिलेगा। और इसका खामियाजा सत्ता के मद में आजम खान में किस प्रकार के सत्ता का मत था, उन्होंने आजाद जी ने जिस प्रकार बिल्कुल शर्मा जी मैं आपकी बात से एग्री हूँ, वो सत्ता का मत था। आप राजस्थान में ले लीजिए, आप राजस्थान में ले लीजिए, मेरी बेटी देवनानी ने भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं। सत्ता का मत था। आपके कालीचरण सर्राफ ने विवादित बयान दिए हैं, ममता दीदी भी कम नहीं है। तो आपके राजस्थान की बात कर रहे हैं, आपके ही सरकार के मंत्रियों ने विवादित बयान दिए हैं, वो सत्ता का मत था और भुगत लिया। जब आप उच्च पदों पर बैठे हैं, जनता के लिए आप एक आदर्श हैं और वहां आप गलत बात बोलते हैं तो उसका खामियाजा संगठन को पूरे को भुगतना पड़ता है। और आप तैयार रहिए, मैं कह रहा हूँ, आप अगर आपने आदत गलती स्वीकार नहीं की, आपने गलती स्वीकार नहीं की, आपने गलती स्वीकार कर ली, गलती स्वीकार करिए, बुरा क्यों लगता है आपको? अरे सच कड़वा क्यों होता है? बेटियां मेरी बेटियां, सच को स्वीकार कीजिए ना। मैं समझता हूँ इसके बाद में यह समाप्त हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप स्वीकार करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। मुझे पता था आप भड़कोगे, मुझे पता था आप भड़कोगे, मुझे पता था आप भड़कोगे, इसलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। किस प्रकार मेरी मैं कह रहा हूँ, किस प्रकार के मैं कह रहा हूँ आप भुगतोगे, में किस प्रकार आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। किसी के भी बोल बिगड़ सकते हैं, आप भुगत, मैं योगेंद्र यही तो कह रहा हूँ कि जिसने भी बोल बिगाड़े उसने भविष्य में उसका परिणाम भुगता, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे संगठन के तौर पर हो। बीजेपी राजस्थान में भुगत चुकी है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं अशोक गहलोत जी ने अपने बेटे के चुनाव के हारने के बाद में संघ के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार किया, इसका मतलब वह भी सत्ता का मत था? उन्होंने ऐसा क्या कहा बताइए, उन्होंने वर्ड थे क्या बोला उन्होंने? सत्ता का मत नहीं, उनका कुछ भी गलत स्टेटमेंट नहीं था। यही ठीक है, आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, आपका दोगला, आप उसको अनावश्यक कनेक्ट करने वाली बात नहीं, मेरा दोगलापन को आप सत्ता का मत को सबके लिए प्रयोग कीजिए। अशोक गहलोत का बयान वीरेंद्र जी एक बार बताइए, कहाँ गलत था बताइए। खट्टर साहब के बयान की तरह मैंने या आजम खान के बयान की तरह अशोक गहलोत का बयान बताइए। अशोक गहलोत जैसी लीडरशिप, अशोक गहलोत जैसी शालीन लीडरशिप है क्या इंडिया के अंदर? बताइए मेरे को। आप जिस प्रकार से संघ के लिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था, क्या बोला बताइए आप? वह भी सत्ता का बताइए ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप बताइए ना क्या बोला उन्होंने। और खट्टर साहब ने जब स्पष्ट कर दिया तो सत्ता क्या बोला से हुआ? सत्ता का मत कब होता, सत्ता का मत कब होता, स्वीकार नहीं करते। आरएसएस को लेकर अशोक गहलोत का जो बयान, श्याम सुंदर शर्मा जी भी उस प्रेस ब्रीफिंग में थे, ओमिंदर जी का पता नहीं शायद होंगे, हम लोग भी थे, उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस को दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए,
राजनीतिक सूझबूझ उनकी है, राजनीति में सक्रिय भूमिका लगाते हैं, पर्दे के पीछे क्यों, फ्रंट में क्या गलत बोला इसमें बताइए? बात गई थी श्याम जी, बस यही बोला था, मैं इसलिए इनके मुंह से सुनना चाह रहा था। क्या गलत बोला? बजट सत्र के दौरान अरे उनसे दोयम दर्जा, उनसे दोयम दर्जे का तो आपका कालीचरण सर्राफ और देवमणि बोल चुका है। नहीं, संघ के चरित्र पे बताइए अंगुली उठाएगा कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी के चरित्र पे कैसे अंगुली उठा सकता है? उसमें गलत क्या बोला उन्होंने? आपके चरित्र पे उन्होंने गलत क्या बोला? गलत क्या नहीं बोला? बिल्कुल गलत होगा तो उठाओगे आप, अगर मैं गलत होऊंगा तो उठाएंगे आप। आवश्यकता यहाँ पे ये है, उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करना चाहिए, आरएसएस के करवाना था आपको, भारतीय जनता करनी थी आपको कार्रवाई। कांग्रेस हो, आवश्यकता ये है कि उनको एक लिमिट बनानी होगी, प्रवक्ता उनको ऐसे तैयार करने मेरे कहने का मतलब जी लक्ष्मण रेखा तो बनानी जी पड़ेगी। देखिए, मैंने कहा सत्ता का मद आप तब मानते हैं जब वो स्पष्टीकरण नहीं देते या वापस उस आशय को स्पष्ट नहीं करते। दबाव में दिया स्पष्टीकरण, काय का दबाव ये ऊपर से हाईकमान का ऑर्डर था कि आप अपने बयान वापस लीजिए वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। साहब भी समझदार व्यक्ति हैं, समझदार, उन्होंने पहले भी दो तीन बार बड़े तगड़े बयान दिए। शर्मा जी, पता था कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी उनके नहीं, उन्होंने पहले भी बयान दिया है, रैप को लेकर के उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया है। तो खट्टर साहब की समझदारी तो हमें समझ में आती है कि वो कितने खट्टे और कितने मीठे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये आप उनको सुधारिए, आप उनको सुधारिए, वरना भविष्य में बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएगी आपकी पार्टी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आप अच्छा शासन, समस्या के लिए या पार्टी आगे बढ़े उसके लिए सद्बुद्धि आए आप में इसके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सद्बुद्धि है, इसी कारण आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और केंद्र में किसी एक व्यक्ति के बयान से पूरी पार्टी को नहीं जोड़ना चाहिए। सर एक नहीं, विक्रम सैनी, वो जितेंद्र सैनी सर बिहार में बोल रहा है, खट्टर हरियाणा में बोल रहा है, कल को कोई गुजरात, ये अभी थोड़े दिन पहले तो बैटिंग करती थी मध्य प्रदेश में, क्रिकेट खेल रही थी अधिकारियों के साथ में। ये क्या है? यहाँ पार्टी की विचारधारा का मैसेज जा रहा है कि आप सत्ता के मद में पता नहीं कहां जा रहे हो। नहीं, देखिए, मैं राजपुरोहित साहब, एक बात को लेकर के मैं जो वीरेंद्र जी ने भी कही, ये सत्ता के मद और डिप्रेशन की बात नहीं है ना। कारण यह है कि कोई व्यक्ति कब क्या शब्द कह बैठते हैं, मैं तो सिर्फ वजह जानना चाह रहा हूं कि क्या यह तो जो नसीहत ऊपर से दी जाती है उसका असर नहीं होता, या नेता बेलगाम हो रहे हैं, या उनको इस सूझबूझ का सत्ता के मद में क्या है, हमारा क्या बिगड़ेगा? पार्टी मुख्य हाईकमान को ये बात तय करनी होगी कि हमें किस विषय पे क्या बोलना है। सभी पार्टियों में, क्योंकि देखिए सुनो, राज पुरोहित जी अभी कह रहे हैं कि हमारा क्या बिगड़ जाए, ये गलत है वर्ड, मैं जो बात नहीं बोला ना सर, विजय वर्गीय ने बैटिंग कर दी, वो किस कैसे की बताओ? एक क्या है बेटा उनका बेटा ही है, एमएलए है, एक एमएलए बैटिंग करता है, एक एमएलए बैटिंग करता है। आप सोचिए ये किसको क्या मानेंगे, बेलगाम? प्रधानमंत्री जी को कार्रवाई करने के लिए कहना पड़ा। अब एमएलए की घटना पर प्रधानमंत्री को बोलना पड़ना, ये छोटी बात नहीं है। सभी दलों को एक लक्ष्मण सर मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस ने खामियाजा भुगता को ट्रेनिंग देनी चाहिए, होना ये चाहिए कि हर विषय पे केवल प्रवक्ता नहीं है सर, केवल प्रवक्ता नहीं। अब ये बताइए, मुख्यमंत्री को बोल रहा है, मुख्यमंत्री पे भी बात लागू, मुख्यमंत्री भी पार्टी से बन के होता है। अब प्रवक्ता तो बढ़ चढ़ के बोलेगा। देखो, मुख्यमंत्री पार्टी से ऊंचा नहीं होता है, ये भारतीय आप मुख्यमंत्री संविधान। खैर मैं तो सर ये कहूंगा सर, लेकिन मेरा मानना है प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ जिस प्रकार के शब्द आजम खान जी ने संसद में यूज किए थे, उसके बाद उन्होंने क्षमा याचना की थी। ठीक उसी प्रकार से खट्टर साहब ने जो शब्द यूज किए उसके लिए उन्होंने वो टॉपिक को दिया है। वीरेंद्र जी, टॉपिक ये नहीं है सर। देखिए, हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल भी नहीं है ये टॉपिक कि केवल खट्टर साहब को कटघरे में। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये केवल खट्टर साहब की नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब की, वो भी 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता चुके हैं। तो देखिए, एक लिमिट तय करनी होगी, अदरवाइज क्या होगा कि पॉलिटिशियंस को लोग अपना आइडल मानते हैं, फॉलो करते हैं कि उनकी जैसी छवि को मैं फॉलो करूं। बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक हमें एक लिमिट पर तय करनी पड़ेगी। नेताओं के लिए नहीं, सभी के लिए होनी चाहिए, वो भी इस प्रकार के शब्द यूज करेंगे, सत्ता के होना चाहिए। आप सत्ता के मत को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? सत्ता का मत है, बिना मत के, बिना मत के। आजम खान में कौन सा मत था? आजम खान में कौन सा मत था? सरकार जा चुकी थी, सत्ता का मत कैसे कह सरकार जो लूज कमेंट्स किए, जयाप्रदा के लिए जो लूज कमेंट का असर कई टाइम तक रहता है योगेंद्र सर। नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि इसको मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना होना चाहिए कि बिगड़े बोल कोई ना बोले,
समझ के साथ बोलना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे तो उम्मीद की जानी चाहिए। जिम्मेदार पद नहीं, मैं मानता हूँ आम नागरिक को भी इस प्रकार के बिगड़े बोल नहीं। तो चलिए हम बिगड़े बोल पे बस अब इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।